नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। मगर नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने और कांग्रेसी क़यादत ने अब ये लाजिम कर दिया है कि हर यानी गांधी भवन में कोई ना कोई वजीर दस्तियाब रहे और आवाम के मसाइल हल करे। तो बहरहाल आज आपको बता दूं कि जुमेरात के दिन खास तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गांधी भवन पहुंचे और वहां पर मौजूद थे सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और उनके हमरा। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन से खिताब किया, कारकुनों से खिताब किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि ज़ात पर मबनी जो राय शुमारी है या मरदुम शुमारी है वो समाजी इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से भी आपको बता दूं कि 6 नवंबर से ज़ात पात पर मबनी मरदुम शुमारी का आगाज़ हो रहा है और 30 नवंबर को ये इख्तिताम को पहुंचेगी और इसमें 75 सवालात किए जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर पहुंचकर सरकारी हुकाम। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरह कांग्रेसी कायदीन लोगों में ये शऊर बेदार कर रहे हैं कि जो मरदूमशुमारी होने वाली है ज़ात पर मबनी वो बहुत अहमियत रखती है। वैसे भी आपको याद दिला दूँ कि KCR के दौरे हुकूमत में भी KCR ने एक मरतबा इसी तरह की मरदूमशुमारी की थी, लेकिन उसके नताइज मंजर आम पर नहीं आए। उसके यानी आप देखेंगे कि उन्होंने मरदूमशुमारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो बहरहाल ये हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उन्होंने ये भी कहा कि ये माशरे की यानी आपका जो समाज है उसका जामे मेडिकल हेल्थ चेकअप है, ये इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि 33 अजला के लिए इस ज़िमन में एक एक मुबस्सिर कायम किया जाएगा। तो बहरहाल हम चलते हैं नई वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि ये इसकी अहमियत पर आप रोशनी डालिए। देखिए, जब असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे राहुल गांधी ने यहाँ आके कहा था कि वो ज़ात पात पर मुबनी सर्वे करेंगे जी, और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने नारा दिया था। जी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना वाहिद रियासत है जो ज़ात पात की मुबनी पर जो सर्वे किया जा रहा है सबसे पहले तेलंगाना में शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वे रहेगा सारे मुल्क के लिए मॉडल रहेगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ये सर्वे बारीक बीनी से किया जाए, जल्दबाजी में नहीं किया जाए। आपने साबिक हुकूमत का सर्वे का जामिया सर्वे का एक हवाला दिया था, वो सिर्फ एक दिन में किया गया था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत एक दिन में नहीं कर रही है बल्कि 6 नवंबर से इसका आगाज़ हो रहा है। तो 30 नवंबर तक कराने की अभी तक हिकमत अमली तैयार की गई है। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि इसलिए तमाम सरकारी महकमे जात से अमला को सर्वे के लिए उनकी खिदमत से इस्तीफ़ा किया जा रहा है। पहले तो कहा गया था कि टीचर्स को इस सर्वे से दूर रखा जाएगा, लेकिन बाज़ अजला के कलेक्टर्स ने मशवरा दिया है कि टीचर्स बेहतर अंदाज में सर्वे करते हैं, लिहाजा उनकी खिदमत से इस्तीफ़ा किया जाए। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने टीचर्स के तंजीमों के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बातचीत की है, उन्हें सर्वे में हिस्सा लेने के लिए तरगीब देने की कोशिश की गई है और टीचर्स की जानिब से भी तंजीमों की जानिब से भी इनकार नहीं किया गया बल्कि कुछ तजावीज़ पेश किए गए हैं। अब देखना है उन तजावीज़ पर हुकूमत का कैसा रद्दअमल होगा और इस सर्वे में टीचर्स शामिल होंगे न होंगे, 1-2 दिन में इसका भी पता चल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है तो रेवंत रेड्डी ने वादे कर दिया है कि वो रियासत तेलंगाना को सारे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनाएंगे और तमाम रियासतों के लिए तेलंगाना एक मॉडल की हैसियत रखेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन एक सबसे अहम खबर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए खुशखबरी है और अगर ख़वातीन ख़ासतौर पर जो अक़लियती ख़वातीन हैं इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको जैसा कि नईम वजाहत ने बताया कि कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कुछ ऐलानात किए थे। उसमें एक ऐलान ये भी है कि 25,000 करोड़ रुपए या का जो कर्ज हैं वो ख़वातीन को बिला सूदी कर्ज यानी सूद से पाक कर्ज फराहम किए जाएंगे और अगर अक़लियती ख़वातीन इससे इस्तेफ़ादा नहीं करती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गफलत का शिकार हो जाएंगी। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है, जो सकाफ़ती व तहज़ीबी तंजीमें
में हैं उनको आगे आना चाहिए और लोगों में शऊर बेदार करना चाहिए कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने, कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन के लिए सूद से पाक 25,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की है और उसके तहत वो खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाहती है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि नईम वजाहत इस स्कीम के बारे में तफसीलात से हमारे नाज़रीन को वाकिफ करवाएं। देखिए, ये जो आपने बिला सूदी कर्ज की बात की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से खवातीन की जो मुख्तलिफ हुकूमत उनकी जानिब से मुख्तलिफ काम करवा रही है, उन्हें रोज़गार फराहम करने की या फिर खुद मुख्तफी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो वो जो पहले से चेन बना हुआ है, उस चेन को मदद करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुस्लिम ख़वातीन भी इसमें शामिल है, अगर नहीं है तो भी अब मज़ीद शामिल हो सकती हैं। ऐसे ग्रुप्स में शामिल होने की सूरत में ही उन्हें इस स्कीम से फ़ायदा होगा। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्हें बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी अगर मुस्लिम ख़वातीन अगर इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करना चाहती है तो उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हुकूमत से इमदाद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि आज याद रखिए कि इस वक्त एक ही कमाई से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि अगर एक ख़ानदान में कई अफराद ख़ानदान कमाते हैं तो आज जो महंगाई है उसका मुकाबला किया जा सकता है, वरना मुकाबला नहीं किया जा सकता। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का कहना है कि आरटीसी में जो ख़वातीन को सफ़र की मुफ्त सहूलत फराम की गई है उससे माहाना हुकूमत 400 करोड़ रुपये दे रही है आरटीसी को। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हुकूमत तश्कील देने के बाद जी जी दूसरे या तीसरे दिन इस स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया गया। मैं समझता हूँ अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक। अब आप अपोजिशन की जानिब से अफवाहें फैलाई जा रही है कि कर्नाटक में इस स्कीम को बंद करने पर गौर किया जाए। कर्नाटक के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने ख़वातीन को मुफ्त बस की सहूलत का वादा किया था। 1.5 साल हो गए हैं वहाँ पर हुकूमत आके कांग्रेस की। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत वहाँ पर कुछ गौर कर रही है, लेकिन यहाँ की अपोजिशन जमातें जो है ये कह रही है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिस तरह वहाँ बर्खास्त कर दिया गया यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया, इस तरह का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चला रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना की जो सरकार है वो आरटीसी को नफ़ा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए जो ख़वातीन मुफ्त सफ़र कर रही हैं उसकी जो पाबाजाई है टिकट की, हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए नईम वजाहत साहब कि अगर आप हुकूमत की स्कीमात अगर आवाम तक नहीं पहुँचाएंगे तो वो स्कीमात नाकाम हो जाती हैं। अगर ख़ास तौर पे ख़वातीन और वो भी अक़लियती ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, अक़लियती ख़ानदान बहुत ही मोहताज हो गए हैं और उनकी जो आमदनी है उनके पास आप देखेंगे एक कमाता है और 10 खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक़लियती ख़वातीन को मौका फ़राहम किया जाए, बिलासूदी ख़र्च दिया जाए तो वो अपने शौहर के साथ मिलकर या अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ कारोबार कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती है और करना भी चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पहले जो कांग्रेस के कायदीन है या जो रज़ाकाराना तंजीम है उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस बारे में शोर बेदार करें। जी हाँ। देखिए, हमने देखा है कि अभी तक कई कमीशन है या फिर कई कमेटियां हैं जिन्होंने ये वाज़े कर दिया है अपनी रिपोर्ट्स में कि मुसलमान पसमानदा तबका से भी पसमानदा है। जी हाँ। तो ऐसी सूरत में हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अक़लियतों की या फिर माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करें। और एक बात देखिए कि चलिए ये तो हुकूमत के काम है, लेकिन क्या हमारे सियासी कायदीन का, हमारे सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का और जो सकाफ़ती व तहज़ीबी तंजीमें हैं उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो शहर हैदराबाद के कोने कोने में वाक़ बैंक्स पहुँचे, चाहे कोई भी बैंक हो वहाँ पहुँचे और ये दरियाफ़्त करें कि आपने कितने मुसलमानों को क़र्ज़ दिया है। अगर वहाँ देखिए आप अकाउंट्स होल्डर जो हैं मुसलमान कसीर तादाद में होते हैं, लेकिन उन्हें क़र्ज़ नहीं दिया जाता और आपने क़र्ज़ कितना दिया है और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, क्या ये महल्लेवारी सतह पर कमेटियां बनाकर दरियाफ्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये जो स्कीम है हुकूमत की 25,000 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। अगर मुस्लिम ख़वातीन भी इससे इस्तेफ़ादा करती हैं तो एक माशी इनक़लाब बर्पा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शहर हैदराबाद में कितने ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप में है उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अजला में इसकी तादाद अच्छी है। अजला में आबादी के लिहाज से मुसलमान की ख़वातीन की तादाद या मुसलमानों की तादाद कम है, बावजूद इसके मुख्तलिफ़ कमेटियों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप कमेटियों में ख़वातीन हैं और वो कमेटियों के कैपेसिटी पे सरबराह भी है जिनके ज़रिए से काम होते हैं वो होते हैं। लेकिन शहर हैदराबाद में मुसलमानों की कसीर आबादी है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि तेलंगाना में जितने मुसलमान रहते हैं उसकी अक्सरियत हैदराबाद में रहती है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बैंकों को भी जवाबदाह बनाना चाहिए कि ऐसा और बताऊँ, आपने कहा कि बैंक खर्च नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसमें भी थोड़े हमारी कोताहियाँ हैं। जी जी। अब देखिए, ऐसे कई मुसलमान हैं जिनको मैं जानता हूँ तालीम की कमी की वजह से या फिर शऊर बेदार नहीं होने की वजह से या फिर वक्त पे बर वक्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से आप देखेंगे कि आधार कार्ड में एक नाम होता है, जी हाँ जी,
پھر راشن کارڈ میں ایک نام الگ نام ہوتا ہے، جی جی پھر اگر پاسپورٹ میں الگ نام ہوتا ہے، اگر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو سسرال والوں کے نام سے جو الگ کیا جاتا ہے وہ الگ نام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ بینک کو یا پھر فلاحی اسکیموں کے لیے آپ اپلائی درخواستیں داخل کرتے ہیں تو مس میچ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے، اور ہمیں بھی اس کے لیے بھی ایک خاص پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ایس ایس سی میں جو آپ کا نام ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اب آپ آدھار کارڈ میں الگ ہوتا ہے، اور پھر اگر دوسرے کارڈس ہیں اس میں الگ ہوتا ہے، تو کبھی یہ آدھا نام ہوتا ہے، کبھی ہاں کسی جگہ کیا مکمل نام ہوتا ہے۔ ہاں جی 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 نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری یہی درخواست ہے ہمارے ناظرین سے کہ وہ اپنے جو غلطیاں ہیں وہ درست کر لیں سرٹیفکیٹس میں، اور خاص طور پر آدھار کارڈ میں اگر کوئی کریکشن ہے تو وہ کریکشن کروا لیں، تاکہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو معاشی سروے ہو رہا ہے یا سماجی سروے ہو رہا ہے، ذات پات پر مبنی سروے ہو رہا ہے ہمارے پاس، اسے جامع سروے کہا جا رہا ہے، اور یہ خود یعنی ذات پات پر مبنی سروے ہے، اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، یہاں تک کہ 75 سوالات اس میں کیے جائیں گے۔ تو بہرحال اگر آپ اپنا ریکارڈ صحیح رکھیں گے تو آپ کو سرکاری اسکیمات سے استفادہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہندوستانیوں کا بول بالا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہاں پر بالی ووڈ کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو وسعت دے رہی ہے، اور وہاں پر بالی ووڈ کے اداکار چاہے سلمان خان ہو یا شاہ رخ خان ہو، انہیں تو غیر معمولی انداز میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اب ایک رپورٹ آئی ہے کہ حکومت سعودی عرب نے اجے دیوگن کی فلم سنگھم اگین اور کارتک آرین کی فلم بھول بھلیاں 3 جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم میں ہم جنس پرستی کے فروغ کی بات کی گئی ہے اور مذہبی حوالے دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس فلم پر، ان دونوں فلموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو فلم اجے دیوگن کی فلم ہے سنگھم اگین، اس میں کرینہ کپور ہیں، ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ اونی کامت ہے، ساتھ ہی رنویر سنگھ ہیں، اور دیپیکا پڈکون کے ساتھ ساتھ اکشے کمار بھی ہیں، جیکی شروف بھی ہیں، ان کے بیٹے ٹائیگر شروف میں بھی اس میں اپنی اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی حکومت کا یہ جو اقدام ہے وہ ہندوستانی فلم پروڈیوسرز پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہاں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس نے کافی اصلاحات لائے ہیں، جی جی بہت سی چیزوں کو اس نے اپنایا بھی ہے، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کوئی مذہبی مداخلت کرنے والے کوئی باتیں ہوتی ہیں تو شاید اس پہ وہ پابندی عائد کری ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہ رخ خان کی فلم تھی، 2 فلمیں جو آئی تھی پٹھان تھی وغیرہ، اس کی جو عربی زبان میں بھی گانے آئے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ان کی مقبولیت کا اندازہ کر لیجیے کہ عربی زبان میں بھی گانے۔ جی 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 آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، امریکہ لیے چلتے ہیں، اور امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 نومبر کو ان انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ ویسے ہی قبل از وقت جو رائے دہی ہوتی ہے وہ وہاں پر شروع ہو چکی ہے، اور ڈونالڈ ٹرمپ نے پنسلوانیا میں اس طرح کی یعنی قبل از وقت رائے دہی میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کا الزام لگا دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ بائیڈن جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہا ہے، جس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ غصے میں آ گئے، بہت برہم ہو گئے، اور برہم ہو کر انہوں نے کچرے کی گاڑی میں بیٹھ کر خطاب کیا لوگوں سے۔ دیکھیے یہ سیاسی اسٹنٹ ہو سکتا ہے، جی جی کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان ہلیری جی جی کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.5% ووٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کس کو ووٹ دیں اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستانیوں کی اکثریت کملا ہیرس کے سائڈ میں ہے، جی ہاں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کبھی کملا ہیرس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو کبھی ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، جی جی لیکن جو 2.5% ووٹ ہے جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، وہ جس کو بھی ووٹ دیں گے وہ ضرور کامیاب ہو۔ اور آپ نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے دھاندلیوں کا الزام عائد کیا ہے، تو یہ جہاں پر انہیں کوئی بھی امیدوار کسی بھی ملک کا ہو، اگر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو ووٹ نہیں مل رہے ہیں تو دوسرے علاقوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی الزامات عائد کرتا ہے۔ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ بہرحال اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ،
सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो आपको बता दूं उर्दू कहाँ कहाँ नहीं है। और आप ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ये जानकर हैरत होगी कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बैलेट पेपर्स हैं अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी दस्तयाब हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों के लिए भी एक खुशखबरी की बात है कि वहाँ पर जो बैलेट पेपर्स अंग्रेज़ी में शाये हो रहे हैं उर्दू में भी शाये किए जा रहे हैं, ताकि उर्दू के जान जो हजरात है वो उससे इस्तेफादा कर सकें। और नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जैसा कि नईम मुजाहिद ने कहा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। ऐसे में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वाशिंगटन पोस्ट और शारा स्कूल ने एक सर्वे किया है जिसमें बताया गया है, और उन्होंने 5000 वोटर्स से राय ली है, उनका इंटरव्यू किया है, और उनमें से 57% ने बताया है कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो ट्रंप के हामी तशद्दुद बर्पा कर सकते हैं और बहुत बड़ा ज़्यादा वहाँ तशद्दुद हो सकता है। और 31% को कमला हैरिस के बारे में ये खदशात लायक है कि वो हारते हैं तो तशद्दुद होगा। लेकिन अक्सर की राय यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हार जाएंगे तो फिर अमरीकी सियासत में ज़बरदस्त उथल पुथल होगा और तशद्दुद होगा, उसी तरह जिस तरह पिछले इंतखाबात में हुए थे। देखिए, हम ट्रंप के हालात को देख रहे हैं, वहाँ उनकी सियासी ज़िंदगी को देख रहे हैं जी, जिस तरह से वो तनाज़ों में खड़े रहते हैं हमेशा। जी हाँ, कोई ना कोई तनाज़ा उनके बसर चढ़ा रहता है। जी हाँ, तो ऐसे हालात में हमने देखा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जब उन्हें शिकस्त हुई थी तब किस तरह से हंगामा मचाया गया। जी हाँ, तो शायद इसी तनाजुर में ये सर्वे किया गया होगा, और सर्वे में अक्सरियत ने ट्रंप के नाकाम होने पर तशद्दुद बर्पा होने की बात की। हाँ, कहा गया है ये कि ट्रंप के जो हामी हैं वो तशद्दुद बर्पा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि ख़ुद जो इलेक्शन के हुकाम हैं उन लोगों ने भी ये कबूल कर लिया है कि अगर ट्रंप हारते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि शायद अमेरिका सिक्योरिटी के इंतजाम करेगी या नहीं, क्योंकि आज अमेरिका को पूरी दुनिया में ताकतवर माना जाता है। जी जी, अमेरिका के इंतखाबात पर सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। जहाँ पर डॉलर की कीमत में कमी ज़्यादा हो रही है, सोने की कीमत सदराती इंतखाबात की वजह से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ वजूहत चल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकी इंतखाबात है वो सारी दुनिया के लिए अहमियत के हामिल हो गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। वैसे भी नहीं मुझे साहब, आप जैसा कि आपने सोने की बात की है और ज़ेवरात की बात की है, तेल इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है उसमें भी ज़बरदस्त उछाल आया है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन सोने की कीमतों का सवाल है, ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में 24 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत फ़ी तोला 82,400 रुपये तक पहुँच गई है। और आपको दूसरी अहम बात ये बता दूँ कि जैसा कि नईम मुजाहिद ने भी कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी आई है और 84.05 ये इसकी कीमत हो गई है, यानी 84 रुपये 5 पैसे। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अब पूरी अमेरिका की जो ताकत है उसको सारी दुनिया कबूल करती है। जी जी, तो मैं अब ये जो इंतखाबात हो रहे वाले हैं, ये इंतखाबात भी बहुत कुछ साफ कर देंगे कि कौन जीतने पर क्या होने वाला है। नहीं भाई साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि चलिए अमरीकी इंतखाबात हों या फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि इसराइल की जो दरिंदगी है और इसराइल जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है गज़ा में और फ़लस्तीनी शहीद होते जा रहे हैं, हिज़्बुल्लाह को भी उसने निशाना बनाया है, लेबनान को भी निशाना बनाया है, ईरान पर भी उसने हमला किया है, और फिर आप देखेंगे कि इराक़ पर भी है वो बार बार हमले कर रहा है, शाम में हमले कर रहा है, हद तो यह है कि हूतियों को भी वो हमलों का निशाना बना रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बावजूद जिस तरह आलमी मार्केट में, जैसा तेल मार्केट का मैंने कहा है, ऑयल मार्केट, उसमें $9 का इजाफा हुआ है, $70 जाकर पर बैरल, अब उसकी कीमत 79 पर बैरल हो गई है। अब ये बताएं कि चांदी की जो कीमत है वो 96,835 रुपये फ़ी किलो है, यानी 915 रुपये फ़ी तोला। तो आप क्या समझते हैं कि लोग जो अक्सर सोना खरीदा करते थे अब चांदी की तरफ मुड़ जाएंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि हम गुज़िश्ता साल का हवाला देखेंगे। गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को जी 24 कैरेट सोना 61,000 चिल्लर फी तोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज इसकी कीमत 82,400 रुपीज़ हो गई। जी। तो एक साल के दौरान 35% सोने की चांदी की कीमत में इजाफा हुआ। जी जी, आप देखिए कि एक ही महीने में 4,000 रुपये इजाफा हुआ है अक्टूबर में। आज एक ही दिन में 1,000 का इजाफा हुआ है जी जी सोने की कीमत। जी जी जी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो भी सरमायाकार हैं वो सोना खरीदने पर तवज्जो देंगे या फिर जायदादों की खरीदी पर तवज्जो देंगे, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सोना खरीदने में भी कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, और इजाफा इसलिए हो सकता है अगर ट्रंप हार जाएँ और इसराइल का जनाजा निकल जाए तो समझिए कि हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसराइल की जो आज हौसला अफजाई हो रही है वो अमेरिका और दूसरे दीगर ममालिक कर रहे हैं। जी हाँ,
اگر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالتا ہے تو یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا بھی خزانہ خالی ہے، اس کی معاشی حالت بھی کمزور ہے، اپنے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے وہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ رپورٹ بھی آئی تھی کہ امریکہ سے جتنے ہتھیار تھے وہ خالی ہو گئے ہیں، تو اس کا بھی یہ کہاں گئے ہیں یہ بہت بڑا المیہ بن گیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطینیوں کی شہادت کا سوال ہے تو اس سلسلے میں جہاں اسرائیل جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی امریکہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی ناجائز تائید و حمایت پر اتر آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں۔ صرف ایک سال کے دوران یعنی 7 اکتوبر 2023 کو اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک امریکہ نے اسرائیل کو 17 یا 18 ارب ڈالرز کی امداد دی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف مالی امداد کی جا رہی ہے، ہتھیار سپلائی کیے جا رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے فوجیوں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، اور یونین کا جو کام ہے وہ اپنا کام انجام دینے میں پوری طرح ناکام ہے۔ بہرحال ناظرین ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، سوال نہیں بلکہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا مودی حکومت میں جو امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے؟ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے اور بے قصور جو اقلیتیں ہیں انہیں نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوالات ہم سے کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں یعنی پچھلے 10 برسوں کے دوران ہندوستان میں جو امتیاز برتا جاتا تھا لوگوں سے، وہ امتیازی سلوک ختم کر دیا گیا ہے، کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض طاقتیں جو ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ وہ طاقتیں کون ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے کہ بھائی بھائی کو لڑاتا ہے تو کون تباہ ہوتا ہے؟ خاندان تباہ ہوتا ہے، وہ گھر تباہ ہوتا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی جو بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے کیا وہ ہندوستان کی تباہی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ اور جو انسان کا قتل کر رہا ہے، بے قصوروں کا قتل کر رہا ہے، کیا وہ اس تباہی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ بھی اہم سوالات ہیں۔ ہم اس لیے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ سردار پٹیل نائب وزیر اعظم تھے ہندوستان کے پہلے، اور وزیر داخلہ بھی تھے ہندوستان کے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا بہت اہم کردار رہا اور متحدہ یعنی ہندوستانیوں کو متحد کرنے میں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہی سردار پٹیل تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد RSS پر پابندی عائد کر دی تھی اور کہا تھا کہ RSS مذہب کے نام پر نفرت کا پرچار کر رہی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے آج جو BJP ہے یعنی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پارٹی ہے اس کی سرپرست تنظیم RSS ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم کہتے ہیں کہ چند طاقتیں قومی اتحاد کو نقصان پہنچا رہی ہے اور وہ طاقتیں عالمی سرمایہ کاروں کو غلط پیام دے رہی ہے۔ تو ہم اس بارے میں نئی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے امتیازی سلوک نہ ہونے کی جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جوک ہے، بہت بڑا جھوٹ بھی ہے، بہت بڑا جھوک ہے، بہت بڑا جھوک ہے۔ دیکھیے کیونکہ ہم نے اس پر پہلے بھی بات چیت کی ہے کہ کئی مرتبہ ہم حوالے دے کے سمجھائے ہیں کہ مائنارٹی کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے 10 سال میں، بچوں کو تعلیم دی جانے والی تھی اسکالرشپ ختم کر دی گئی ہے، حج سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، کشمیر کا خصوصی موقوف ختم کر دیا گیا ہے، طلاق ثلاثہ بل پاس کر دیا گیا ہے۔ اب وقت جائیدادوں پر حکومت کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، پھر امتیازی سلوک نہیں کرتے۔ ارے افسوس کی بات ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں سول کوڈ 10 سال کے دوران کتنے موب لنچنگ ہوئے ہیں، کتنے لو جہاد کے کیسز واقع پیش آئے ہیں، کتنے لوگوں کو جیلوں میں مارا گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں مارا گیا ہے، پولیس کی موجودگی میں سامنے رکھ کے مارا گیا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں امتیاز کی تعریف میں نہیں آتے جی وزیر اعظم کے لیے میں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ نعیم وجاد نے کہا ہے کہ کشمیر آرٹیکل 370 ٹھیک ہے، اگر آپ کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کر دیتے ہیں اور بڑے بہادر ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر شمال مشرق کی ریاستیں ہیں انہیں بھی آرٹیکل 371 کے تحت خصوصی موقف یا اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے، تو پھر اس موقف کو ختم کرنے میں کیا وزیر اعظم کو پریشانی ہے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 371 کو بھی ختم کر کے دکھائیں؟ نہیں دیکھیے میں نے سمجھتا کہ وہ ہمت کر پائیں گے، جی کیونکہ مسلمان ہیں، لوگوں کو معلوم ہے مسلمان کمزور ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر ایک کوشش کر لیے مدراج لگا کے۔ لیکن اب شمالی ہند کے کئی ریاستیں ہیں، منی پور ہے، منی پور جل رہا ہے، وزیر اعظم کو اس پر توجہ دینے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، اور ایسی کئی ریاستیں ہیں جہاں پر ترقی نہیں ہے، ترقی سے محروم ہے ہر جگہ سے، انہیں ترقی دینا چاہیے، لیکن وہاں پر وزیر اعظم آرٹیکل 371 کو ٹچ نہیں کریں گے۔
ایک سوال، کیا وزیر اعظم نریندر مودی سرمایہ کاروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب تو وزیر اعظم ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کا جو جواب ہے ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔